जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो बीपीएससी के घटना चक्र के पूर्वावलोकन का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसको कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने लगभग जो कि 30 क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कशन के साथ ही साथ बताते हैं फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक्स की। तो आप सभी जानते हैं कि TRE 1 हो या फिर TRE 2, तो यहाँ से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे और इस बुक्स को उठाकर देखेंगे तो TRE 1.0 साथ ही साथ TRE 2.0 में PRT में आप देखेंगे कि यहाँ से लगभग फ्रेंड्स आपको जो देखने को मिलेंगे थे 70 से 80% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए थे, यानी हूबहू नंबर सहित जो कि आपको देखने को मिले, चाहे मैथ में हो, बिहार स्पेशल हो, या बात करें फ्रेंड्स साइंस हो, या फिर आप देखेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटी, हर जगह से फ्रेंड्स आप लगभग आप देखेंगे कि 70 से 80% जो कि क्वेश्चन इस बुक से कॉपी पेस्ट हुए थे। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो कि इसको कवर कर लिया जाए। कि दूसरा पॉइंट आप ये भी देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये बीपीएससी कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कि आपको डिटेल एनालिसिस है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो जिस आयोग के द्वारा इसको कराया जाता है तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिपीट कर जाएंगे। साथ ही साथ आपके TRE एग्जामों के लिए भी जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ों को देखते हुए हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। तो इस श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपको देखा था कि लगभग 30 क्वेश्चन को जो कि डिटेल में डिस्कशन करते हुए चले थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 31 से आगे डिस्कशन करने हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के इसके वीडियो के। अगर बात करें फ्रेंड्स, इनमें से जो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 31वें, तो रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो अगर रक्त दाब का मापक यंत्र की बात करें तो स्फिग्मैनोमीटर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर C इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो मनुष्य का औसत रक्तचाप जो आपको देखने को मिलता है तो 120/80 होता है। तो यानी कई बार आपसे पूछता है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। अगर धमनियों में बात करें, धमनियों में रक्तदाब 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को यानी सिस्टोलिक कहते हैं, दूसरे को डिस्टोलिक कहते हैं, या प्रकुंचन दाब, या फिर कह दें दूसरा जो आपको प्रसारण दाब। यानी कि जो दाब होता है वो 2 प्रकार का होता है। धमनियों में जो दाब होता है वो 2 प्रकार का हो, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। अगर बात करें समान तौर पर औसत प्रकुंचन जो दाब होता है या जिसको सिस्टोलिक दाब कहते हैं, तो फ्रेंड्स कई बार पूछता है कि रक्त का दाब में सिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो 120 मिलीलीटर होता है। वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा HG यानी पारा में प्रसारण दाब जो कितना होता है, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन ग्लोबुलिन में जो प्रसारण दाब होता है वो 80 मिलीलीटर होता है। अगर बात करें रक्तचाप को डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा मापता है, तो स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा मापता है। फ्रेंड्स यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। किस यंत्र रक्तचाप का मापन कौन सा यंत्र है, तो स्फिग्मैनोमीटर। पिछले एग्जामों में TRE की फ्रेंड्स आपने देखा था, PRT में ये पूछा जा चुका है कि रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्फिग्मैनोमीटर। औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। रक्तदाब कितने टाइप का होता है, तो एक प्रकुंचन दाब, दूसरा होता है प्रसारण दाब यानी सिस्टोलिक दाब, और दूसरा जो आपको देखने में डिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब की जो मान होता है 120 मिलीलीटर होता है, वहीं डिस्टोलिक का जो होता है 80 ml होता है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से देखने को मिले होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर बनाए होंगे या भी आप कहीं भी एग्जामों में बैठे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इनके जो इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं उनको साथ ही साथ नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इस बुक का बहुत महत्व PRT एग्जामों के लिए। तो अगर बात करें तो फ्रेंड्स तो ये ब्रह्मास्त्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो 80 से 90% क्वेश्चन। या बात करें TRE 2 या TRE 1 में आप देखे थे तो 70 से 80% क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिले थे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, साथ ही साथ इस बुक को उठाकर देखिएगा तो कॉपी पेस्ट यानी हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर बिहार स्पेशल हो या साइंस हो, सबसे लगभग आपको 70 से 80% फ्रेंड्स क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिले थे। तो इस वजह से इसका रिवीजन किया जा रहा है, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन अगर कॉपी पेस्ट होते हैं या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाए। क्योंकि फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन से मेरिट बनती है और बिगड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि इस पूरी सीरीज़ को आप लोग वॉच कीजिएगा। पूरी सीरीज़ के जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लगे तो उनको नोट करते चलिए जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुए हैं, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि इस सारी सीरीज को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वृक्क प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1200 सीसी जो कि प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है वृक्क से। अगर बात करें इसकी डिटेल डिस्कशन के बारे में तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य कई बार पूछता है तो रक्त की शुद्धि तथा शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। तो आपसे कई बार पूछता है कि वृक्क किस प्रकार का, यानी वृक्क या किडनी किस प्रकार का यंत्र है। तो उत्सर्जीय अंग है। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछता है कि रक्त को शुद्ध कौन किसके द्वारा करता है। तो किडनी या वृक्क के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो विषाक्त पदार्थ है उसका उत्सर्जन मानव शरीर से किसके द्वारा हो जाता है, वृक्क के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो कि जनरली आपको एग्जामों में फ्रेंड्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर बात करें वृक्क के कार्य के बारे में तो मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव का जो वृक्क है वो प्रतिदिन लगभग कितने लीटर वृक्क यानी ब्लड को शुद्ध करता है। तो 1500 लीटर जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। अगर बात करें लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है, यानी 1500 लीटर जो वृक्क को फ्रेंड्स आपको बात जो ब्लड को प्योर करता है उसके प्योर करने की जो प्रोसेस में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 1.5 लीटर जो कि आपको मूत्र का तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है, यानी वृक्क से प्रति मिनट फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो इंसुलिन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। तो अगर बात करें इंसुलिन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स है। लेकिन चूंकि अगर रासायनिक प्रक्रिया में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये जो पेप्टाइड्स का एक प्रोटीन है, तो इस वजह से जो पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा जो हो जाएगा विटामिन यानी डी यानी प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन भी है, हार्मोन्स तो है ही। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वृक्क इंसुलिन एक क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर बात करें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बीपीएससी प्री 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सिर्फ इसका रिवीजन करने का एक ही पर्पज़ है कि यहाँ से संबंधित जितने भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट के वो आप पकड़ पाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पहले भी हुए हैं, आगे भी होने की संभावना है, तो एक बार ये पूरी सीरीज का आप वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर 2 से 4 क्वेश्चन भी फंसते हैं तो वो आपकी मेरिट बनाने का काम करेंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा। और अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं TRE 1 TRE 2 के क्वेश्चन उठाइए और देख लीजिए 70 to 80% कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुए हैं, इस बुक से कॉपी पेस्ट हुए हैं। पुरानी बुक उठा लीजिएगा, साथ ही साथ आप पुराने क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कितने % क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो अगर इंसुलिन का डिटेल डिस्कशन की बात करें तो इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से अंतःस्रावी द्वारा भाग या लंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा या बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक प्रकार का जंतु हार्मोन्स है। यानी आप देखते हैं कि फ्रेंड्स अग्नाशय की लंगरहैंस द्वीपिका से यानी जो बीटा सेल्स हैं उन बीटा सेल्स से जो इंसुलिन का स्रावित होता है। कई बार आपसे पूछता है कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो आप देखेंगे कि अग्नाशय की लंगरहैंस द्वीपिकाएं से होती हैं, उन लंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा सेल्स होती हैं, उन्हीं से जो कि फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इंसुलिन स्रावित होता है। अगर बात करें इसकी रासायनिक संरचना के बारे में तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इसकी रासायनिक संरचना पेप्टाइड ये प्रोटीन है जिसकी रचना लगभग 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज या उपापचय को नियंत्रित करता है। वहीं बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो अब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंसुलिन जो कि एक हार्मोन्स है, हार्मोन्स तो है ही है, साथ ही साथ ये इंसुलिन एक प्रोटीन भी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसकी डिटेल डिस्कशन की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्रुफिन पुटिकाओं या टीका इंटरका की कोशिकाओं के द्वारा यौन और अंभ से लेकर के यानी कि
मिनार्की स्टेज से लेकर के मेनोपॉज स्टेज तक जो आपको देखने को मिलेगा, यानी एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। जो आपको देखने को मिलेगा कि एस्ट्रोजन का श्रावण कहाँ से कब से कब होता है, तो यौना और आरंभ से लेकर के यानी रजो निवृत्ति की आयु यानी लगभग फ्रेंड्स आप देखने को मिले 12 साल से लेकर के जो आपको देखने को मिले 45 से 52 वर्ष तक होता है। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछता है कि नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रेडियोल कहें या एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे देखने को मिलेगा, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय इत्यादि का समुचित विकास होता है के सहायक, यानी इन सबके विकास में सहायक कौन सा हार्मोन होता है, तो कई बार आपसे पूछता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। अगर बात करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को स्राव में भूमिका निभाता है, यानी स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो कि हार्मोन्स होकर दुग्ध स्रावण में सहायक होता है। अगर बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो ऑक्सीटोसिन दो लक्ष्य ऊतक यानी टारगेट टिश्यू से होते हैं, जिन्हें स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तनों शिशु जन्म के बाद जब यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। यानी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो स्तन ग्रंथि या से दूध को स्रावण में सहायक होता है। तो कई बार आपसे ये पूछता है कि स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ऑक्सीटोसिन सहायक होता है। अगर बात करें दुग्ध पालक अपनी गाय भैंस अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछता है कि कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कौन सा होता है, तो पिटोसिन होता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो कई बार आपसे पूछता है कि किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है, इसमें देखने को मिलेगा कि आयोडीन मिली होती है। अगर इसकी डिटेल डिस्कशन के बारे में जाएंगे, तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का मुख्य स्राव थायराइड नामक ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन, जिसका TCH यानी थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स या थायरोट्रोपिन, जिसका श्रावण या अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रोप कोशिका करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। तो कई बार आपसे पूछता है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जिसको घेंघा कहें या गोइटर रोग हो जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पीयूष से पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होती है, तो कहाँ पर स्थित होती है, आंत में स्थित होती है या लीवर में स्थित होती है, या बात करें किडनी में या मस्तिष्क में, तो अगर इस उत्तर के फ्रेंड्स बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो देखते हैं तो मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। वहीं बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कई बार आपसे एग्जाम पूछता है कि मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बात करें तो जो देखने को मिलेगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। वहीं आपसे पूछता है कि हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण में सहायक होता है, तो कई बार आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ताप दाब के नियंत्रण में जो फ्रेंड्स आपको सहायक जो ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस होती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण किसकी प्रेजेंस में होता है। अगर बात करें न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या पराक्सीसोम में, तो आपको देखने को मिलेगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है फ्रेंड्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोर यानी पर्णहरिम पाया जाता है। तो आपसे कई बार पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अगर धातु की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो कई बार यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। UPPCS के द्वारा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अगर धातु की बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार कौन सा वर्णक पाया जाता था पूछता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है,
तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि 65वीं बीपीएससी प्री में 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है वो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होता है, या जिसको हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे हरे भाग सूर्य के प्रेजेंस में या सूर्य ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा यह दर्शाया जाता है। तो आपसे कई बार पूछता है कि जो उत्पाद होता है बाई प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप देखेंगे कि O2 होता है। तो यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगर बात करें प्रक्रिया के बारे में, ये कौन सी क्रिया होती है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में जो कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, साथ ही साथ जो निकलती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रक्रिया से या इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से भी आप इस प्रक्रिया को दर्शा सकते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पे बदलती कई बार पूछता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या राइबोसोम में, या पैराक्सीसोम में। तो अगर उत्तर की बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगर बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग में पाया जाता है या रंग का कारण बनता है, या जो आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल जो पत्तियों के हरे रंग का कारण बनता है। तो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वहीं आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये इस चीज़ को भी आप माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो अल्टमान ने की थी। अगर नामकरण की बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो नामकरण किया गया था वो बेंडा के द्वारा किया गया था 1888 में। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। तो भ्रूण किस में मिलता है, तो कई बार आपसे पूछता है कि भ्रूण फल में मिलता है, पर्ण में मिलता है, बीज में मिलता है, या कली में मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा जो भ्रूण मिलता है वो या एम्ब्रियो जिसमें मिलता है तो उसमें किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है। यानी विकल्प नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की महत्ता को देखें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 55वीं बीपीएससी प्री के द्वारा 2011 में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो जब जितना क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होता तो उसके आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो कई बार भी रिपीट होते हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ से रिपीट होने के चांस फिर से बढ़ सकते हैं। अगर 2 बार पूछा जा सकता है तो तीसरी बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो TRE1 TRE2 में यहाँ से क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट हुए हैं। इस पूरी एक संख्याएं सहित आप मैथ के देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेंड्स रिपीट हुए थे TRE2 में जो हूबहू संख्या के सहित रिपीट हो गए। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर कर रहे हैं पूरी बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जैसे कि हिस्ट्री है या पॉलिटी है इन सब के भी वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो धीरे धीरे 4 से 5 दिन में कोशिश की जाएगी कि सारे वीडियो इसके प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सकें। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन के बारे में, या बात करें भ्रूण किस में मिलता है तो बीज में मिलता है, यानी विकल्प नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर डिटेल डिस्कशन की बात करें तो पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है, तो आपसे कई बार पूछता है कि प्रतिजैविक औषधि कौन कौन सी है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा प्रतिजैविक औषधि जो देखने को मिलेगा तो उसमें विकल्प नंबर E इस प्रश्न का सही होगा, यानी कि क्लोरोफिकिनोल, या फिर कहें एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका
उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। वहीं आपको देखने को मिलेगा सल्फाडिग्विडिन एक प्रकार का सल्फाडिग्विडिन प्रतिजैविक, यानी ये भी एक एंटीबायोटिक है। यानी आपको देखने को मिलेगा कि विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिससे कि आप बता सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उत्पाद है, तो किसके विशिष्ट उत्पाद हैं, किसके कारण होता है? संक्रामक बीमारी है, वायजल बीमारी है, या जलजन्य बीमारी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि टाइफाइड और कॉलरा जो होते हैं तो एक जलजन्य बीमारी है, यानी कि प्रदूषित जल के सेवन की वजह से जो टाइफाइड तथा कॉलरा होते हैं। अगर इनके डिटेल डिस्कशन के बारे में बात करें तो टाइफाइड या कॉलरा जलजन्य बीमारी है, यानी जो दूषित जल के सेवन से होती है। टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी है, तो कई बार आपसे पूछता है कि टाइफाइड रोग के वाहक या कारक कौन सा है, तो साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। वहीं अगर बात करें कॉलरा का तो विब्रियो क्लोरी हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो कि आपको पिछले एग्जामों के द्वारा देखने को मिले होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है कि टाइफाइड का कारण क्या है या रोगवाहक कौन सा है, तो आपको देखने को मिला साल्मोनेला टाइफी है। या बात करें क्लोरीन का कारण किसके कारण होता है, तो विब्रियो क्लोरी के कारण होता है। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि रिपीट करते, जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उनको कोशिश कीजिएगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, जिससे कि जब यहाँ से क्वेश्चन पहुँचे, क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 क्वेश्चन और भी, जैसे कि टाइफाइड पूछा, कॉलरा पूछा कि कौन सी बीमारी है, तो जो दूषित जल के प्रदूषण से होती है, किसके कारण होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइफाइड जो होती है वो आपको देखने को मिलेगा साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। कॉलरा आपसे पूछ सकता है कि किसके कारण होती है, तो आप विब्रियो क्लोरी के कारण बता सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको देखने को मिलेगा यकृत प्रभावित होता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की महत्व को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 48वीं BPSC, साथ ही साथ 52वीं BPSC प्री में 2008 में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, या लीवर कहें या यकृत कहें, एक मुख्य या डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्त द्वारा प्रभावित हो जाती है। यानी अफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्पेरजिलियम तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लिम्फोसाइट का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है, यानी मनुष्य के किस शरीर के अंग में होता है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो किस में होता है, तो मनुष्य के शरीर के तिल्ली या प्लीहा या थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ई हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा तिल्ली इन दोनों में होता है। तो इस वजह से जो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसके डिटेल डिस्कशन की बात करें तो मनुष्य के शरीर की तिल्ली, प्लीहा, थाइमस ग्रंथ, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC होती हैं, जो कि गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं। सुरक्षा तंत्र सारे भागों को सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में सुरक्षात्मक तंत्र का निर्माण किसके कारण होता है, तो WBC कहें या लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन किससे संबंधित है, आपसे कई बार पूछता है। तो ओंकोजीन अगर बात करें तो आपको देखें एक कर्क रोग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें ओंकोजीन के बारे में तो ओंकोजीन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC यानी SRC के रूप में की गई थी। कब की गई थी, तो आपसे यही पूछता है, तो 1970 में खोजा गया था। यह एक घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस के नाम से भी नाम दिया गया था उस समय। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया की रोकथाम में
प्रयोग किया जाने वाला रेडियो स्तंभस्थानी कौन सा है? तो कई बार आपसे पूछता है कि रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो स्तंभस्थानी कौन सा है? तो अगर बात करें रेडियो स्तंभस्थानी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि फास्फोरस P32, साथ ही साथ कोबाल्ट 16 जो आपको देखने को मिलेगा, यानी विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी ये दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। तो अगर उत्तर की बात करें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपको देखने को मिलेगा कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कैंसर की दवा में कौन कौन से रेडियो धार्मिक समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तीव्रता एवं उपयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसको उपचार भी करता है? तो कर्क रोग का कारण किसके कारण होता है, यही आपसे पूछता रहा। तो अगर बात करें कर्क रोग के कारण के बारे में तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि जो विकल्प आयनीय विकिरण, यानी फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी आयनीय विकिरण जो कि आपको कर्क रोग का कारण या उत्पन्न करने का एक कारण हो सकता है। अगर बात करें इसके डिटेल डिस्कशन के बारे में तो आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संयुक्त गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न माध्यम से विकिरण एक्सपोजर में कैंसर नहीं करता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ़िलहाल हम इतने ही 50 क्वेश्चन तक का डिस्कशन रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो उसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहाँ से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ हूबहू अगर कहें तो कॉपी पेस्ट यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलिएगा। साथ ही साथ जहाँ लगता है कि ये चीज़ें नोट की जा सकती हैं तो उनको भी नोट करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लगभग 100 क्वेश्चन का जो डिटेल डिस्कशन कर लिया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।